दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी विषय का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एमपी बोर्ड का 2024 का पेपर है ये, क्योंकि इस पेपर का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपको आपके पेपर में आपके पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में जो पेपर के क्वेश्चन है वो क्या है रिपीट होते रहते हैं, बहुत हाई चांस रहते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, और आप कुछ भी टीचर से पूछेंगे तो हर कोई आपको यही सलाह देगा कि पिछले वर्ष के जो पेपर है उनको आपको सॉल्व करके जरूर रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको कई बार बताया भी है, पढ़ाते समझे बताता हूँ कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन आए थे वही क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में रिपीट हो गए। इसलिए क्या है जिन विद्यार्थियों ने अगर पेपर को सॉल्व करके चले गए फिर भी आराम से क्या पास हो गए होंगे। बाकी हम तो क्या है टॉपर वाली बात कर रहे हैं, टॉपर की वजह से मैं तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए टॉपर सीरीज मैंने चालू कर दी है। क्रम से आप वीडियो जाकर देखते जाइएगा, पूरी A to Z हर टॉपिक की बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी और कहीं से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस आपको तैयार करते जाना है। तो इस वीडियो में हम क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, और सॉल्यूशन मैं खुद नहीं बताऊंगा, एमपी बोर्ड का स्वयं आपको बताएगा, यानी एमपी बोर्ड के जो ऑफिशियल सॉल्यूशन है, एमपी बोर्ड का जो ऑफिशियल सॉल्यूशन है उससे बताऊंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे मुझे देना है, ताकि आपको क्या है एमपी बोर्ड के पेपर में फुल मार्क्स मिले, 80 में 80 स्कोर कर सकें। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के और एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के हिंदी के दोनों साल के पेपर सॉल्व करा दिया, और इस वीडियो में हम क्या एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। और बस केवल आपको 3 साल का पेपर का सॉल्यूशन तैयार करके रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज्यादा जोशीले होते हैं कहते हैं कि सर 2001 से लेकर बता दीजिए 2024 तक के, सर 10 साल के प्रीवियस ईयर, 25 साल के 50 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दीजिए, टॉपर बन जाएंगे हम। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तो इतना नहीं करना है, केवल आपको क्या है 3 साल के 2022, 23, 24 और वो भी मैंने क्या है आपको करवा दिए हैं। ऐसा क्योंकि 2022 से पहले के 2021 की बात करें तो आपकी किताब एमपी बोर्ड की किताब चलती थी हिंदी की, और 2023 से आपकी जो पढ़ रहे हैं जो आपकी 2022 से बुक आई थी, तो 2022, 2023, 2024 के पेपर काम के हैं। इससे पहले के आपके जो हिंदी के पेपर कोई काम के नहीं है। फिर क्योंकि पहले दूसरी बुक चलती, मतलब एमपी बोर्ड की बुक चलती थी, अब तो आपकी एनसीईआरटी फिर उसके बाद लागू हो गई। तो ये समझना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं, क्रम से सॉल्यूशन देखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले सही विकल्प आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा आपका गया है। एक आपका राम मार्गी और एक आपका कृष्ण मार्गी। राम मार्गी की बात करें तो तुलसीदास जी हो जाते हैं आपके लीडर, और तो आपका जो कृष्ण मार्गी वाला है उसमें आपके सूरदास जी हो जाते हैं। और फिर आपका निगुण की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी 2 है, आपकी ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी की बात करें तो कबीर, प्रेम मार्गी हो जाएगा आपको जायसी। इसके बाद नेक्स्ट है जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े वहां अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। अगर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े अर्थ अलंकार, शब्द से काव्य की शोभा बढ़े शब्द अलंकार। चूरन बेचने का काम कौन करते थे? तो भगत जी करते थे। चूरन बेचने का काम कौन करते थे? भगत जी। नवा लेकर मास्टर कौन से विषय पढ़ाते थे? तो ये कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी विषय पढ़ाते थे। आगे देख लेते हैं। अब यही क्वेश्चन जैसे अब ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का है, तो ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में ये क्वेश्चन आया था और रेगिस्तान के रूप में था। मुझे भी किताब चाहिए। अब इसमें निपात शब्द है, तो इसमें निपात शब्द क्या हो जाएगा? आपका भी हो जाएगा। क्योंकि आपका ही, भी और नहीं ये सब आपके निपात शब्द हैं। मुझे किताब चाहिए, सिंपल बात। मुझे भी किताब चाहिए तो निपात शब्द। निपात शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द कि जो क्या है आपको किसी भी शब्द वो आगे लगकर उसका क्या है उस वाक्य में जोड़ देने का काम करते हैं, वो निपात शब्द कहलाते हैं। हर बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप क्या है कुछ भी अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो बस देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो अभी आप क्या है पूरे स्कोर कर जाए। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? तो खुला था ये आपका 55 में। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान में दोस्तों आपके हिंदी में आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपको क्या है यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे, बस आपको ऑप्शन से देखकर आपको क्या है बताना। कभी जग जीवन का भार लिए फिरता है। कभी क्या लिखता है? जग जीवन का भार लिए फिरता है। लाइन नहीं आती, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। इस पर से जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वह अलंकार होता है, तो वहां दोस्तों आपका वृत्तिरेक अलंकार होता है। केवल आपके सिलेबस में क्योंकि 5 अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार, संधि अलंकार, वृत्तिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, सब में आपको क्या है क्रम से आपको बता दिया। हिंदी ग्राम के प्लेस से जाइएगा, क्रम से आपको क्या है सभी टॉपिक पढ़ लेंगे। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है, तो मुक्तिबोध के उपन्यास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों आपके हो जाएंगे जयनंद कुमार। एक और मैं आपको स्पेशल बात यहाँ बताता हूँ कि मान लीजिए ये आपके पेपर में यही क्वेश्चन आपके पेपर में आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप पेपर दे रहे हैं। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया ये, और इस सवाल का अधिकतम विद्यार्थी को डिफिकल्ट रहता है कि किसी की भी रचना हमें ऐसी तो याद तो है नहीं है, तो मैं आपको यहाँ कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। अगर मैं होता तो मैं कॉमन सेंस से करता, मान लीजिए मुझसे नहीं बनता। कॉमन सेंस कैसे कि देखिए यहाँ 3 ऑप्शन दिए, 3 में से एक आंसर है राइट। तो आपका यहाँ जो हाई चांस है कि आपकी किताबी से क्वेश्चन लिया होगा।
तो आपको देखा कि मुक्तिबोध की मुक्तिबोध हो नहीं सकती, हो भी सकती है तो अपने मुक्तिबोध कोई लेखक है नहीं अपने भी सिलेबस में। प्रेमचंद भी अपने सिलेबस में नहीं है। अगर कक्षा 11वीं हो तो कक्षा 11वीं में नमक का दरोगा वो प्रेमचंद है, तो कक्षा 11वीं में। लेकिन अपने सिलेबस जयनंद कुमार आप जानते हैं, बाजार दर्शन जयनंद, तो भी आप क्या है आंसर आपको जयनंद कुमार लगाना चाहिए। तो इस बार से कई बार क्या है थोड़ा सा आपको बुद्धि का भी यूज कर लेना है। अगर इस बार से कंडीशन आती है तो प्रयास करिएगा। ओके, बाकी सब आपसे बन जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। ओके, अर्थ के आधार पर दोस्तों पूछा जाता तो 8, अर्थ से 8 यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य दोस्तों 3 प्रकार के। आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था, तो कहां जाने के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। ओके, नेक्स्ट है जैसे आपका मन अभी तड़प रहा है इंस्टाग्राम चलाने के लिए। ओके, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल समय नहीं रह गया है। ओके, तो प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करते जाइएगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डेडेस के साथ हुई, तो इसका राइट आंसर होगा बेब दुनिया के साथ हुई। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता सत्य। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, बिल्कुल सत्य, टूट जाता है। नेक्स्ट है शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चाहे दोस्तों आपका शब्द शक्ति हो चाहे शब्द गुण हो, 3 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि भक्तिन किसने लिखा? महादेवी वर्मा जी ने लिखा। धर्मवीर भारती की तो है काले मेघा पानी दिवाली। ओके, संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्यवाद है? मैंने क्या बताया आपको? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछे जाएगा तो वहाँ क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह लगना चाहिए, प्रश्नवाचक वाला चिन्ह लगे। वो नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते नहीं लगा हुआ है। असली आगे क्या लिखा होना चाहिए? आगे क्या हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तभी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेडियो श्रव्य काव्य है, माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, तो ये भी आपका सत्य हो जाए। श्रव्य यानी सुनने वाला, हम रेडियो को सुन ही सकते हैं। ओके, अगर लिखता दृश्य माध्यम है तो सत्य हो जाए, क्योंकि हम रेडियो को देख तो सकते नहीं। इस बार से जैसे सही जोड़ी प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? 1936 हो जाएगा। प्रतिवाद क्या हो जाएगा? 1936 में। फिर यशोधरा, तो यशोधरा आपका क्या हो जाएगा? खंड काव्य। यशोधरा आपका क्या है? खंड काव्य। जैसे पंचवटी आता तो भी खंड काव्य, सुदामा चरित्र है तो भी खंड काव्य। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कथानक, तो कथानक हो जाएगा दोस्तों कहानी में होता है। फिर आपका संस्कृत के मूल शब्द, तो जो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो दोस्तों आपके यहाँ तत्सम कहलाते हैं। अब दोस्तों आपके ये सिलेबस में हट चुका है। तत्सम तद्भव अब नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना, अब नहीं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट हमारा यशोधर बाबू, तो यशोधर बाबू दोस्तों आपका हो जाएगा सिल्वर वेंडिंग, तो हो जाएगा 5वां। फिर नेक्स्ट है अंतरंग साक्षात्कार, वो हमारा कौन में होता है? डायरी में होता है, तो ये हो जाएगा 6वां। और फिर हमारा हरिवंश राय बच्चन, तो हो जाएंगे हालाबाद की कवि है, तो ये 7वां कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और दोस्तों आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं अपने अच्छे सॉल्यूशन बता रहा हूं, सब मैं यहाँ नकल कर रहा हूं यहाँ से। ओके, ये आपका एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन है। ओके, देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये आपको पूरा एमपी बोर्ड का सॉल्यूशन दिया हुआ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप क्या है आप स्वयं क्या है देख के बताते जाऊँ, तो पहले आप मन में से सोचते होंगे देखकर इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो आपकी प्रैक्टिस मनी मन होती जाएगी। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ओके, 10 रस हैं आपके। ओके, 10 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव याद करके रखना है। 100% यहाँ से एक आपका आने वाला है, लगातार हर साल एक न एक आपका वस्तुनिष्ठ आता ही। ओके, क्रम से आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस का रति होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, हास्य का हास होता है, शांत रस का निर्वेद होता है। तो ऐसे आपको क्या क्रम से सभी 10 हैं, सभी को तैयार कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों को याद है अभी क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना रिवीजन करिए। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा दुनिया रोज बनती है। अब प्रश्न आता है कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है बीच के कहीं से बन के, तो कैसे बनेगा? तो मैं आपको पहले दोस्तों बता चुका हूँ, जब मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, मैंने आपको वीडियो बताई थी 15 दिन में, उसमें मैंने आपको पूरा रात की बात बताई थी। 1 से 2 ये यहाँ से टॉपर चढ़ते हैं। ओके, क्योंकि 80 में 80 नंबर लाना बाहर। ओके, यानी पूरे टॉपर बनना। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर 80 में से 75% नंबर लाने हैं तो आप क्या आसानी से ला सकते हैं, नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। 80 में 80 नंबर लाने के लिए आपको क्या और ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको जो चैप्टर होते हैं, आप एनसीईआरटी बुक लीजिएगा, तो चैप्टर सब हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ओके, आलोक धनवा है, जो भी है आपके कुंवर नारायण हैं, तो सबके बारे में कुछ ना कुछ लाइनें दी होती है। तो उनके जो मेन लाइन उनको आपको क्या है अंडरलाइन करके उनको तैयार करके रखना है। तो वहीं से आपका ये लिया हुआ। ओके, तो नेक्स्ट पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो ये आपको 2। अब यही क्वेश्चन सेम आपका क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में था, और यही क्या एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ गया। बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाल बचना मुहावरे का अर्थ है हानि होते होते बचना, हानि होते होते बचना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, और यही सेम क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में भी आया था। ओके, मैं इसलिए बताने जा रहा हूं कि आपको पता चले प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो कम से कम 15 से 30 मिनट की अवधि होती है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। क्लियर हो जाता है। ओके, अगर सॉल्यूशन आपको देखना है तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आपको दिया होगा।
इस टाइप से। ये एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन है। ओके, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा क्योंकि जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको क्या है ये दिया जाता है कि जब आपकी जो कॉपी चेक होती है तो टीचर को हिंट कर लेके दिया जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर क्रम से देखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां है, बच्चे किस आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय। अब दोनों क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं, अभी जब 22 से प्रैक्टिस कराई थी उसमें भी यही सेम क्वेश्चन आपका रखा हुआ था। काव्यखंड के जो गद्यखंड के 2 क्वेश्चन आने थे वो 2022 के 24 में रिपीट हो गए। ओके, इसलिए मैं थोड़ा महत्व दे रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर के, तो तैयार करा हूँ। 10-15 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 भी रिपीट हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, बच्चे किस आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे चिड़िया की आने की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। उन्हें प्रत्याशा होगी कि चिड़िया उनके लिए दाना लेकर आएगी। चिड़िया है उनके क्वेश्चन में माँ भी लिख देना आपको, चिड़िया मतलब उसकी जो चिड़िया उसकी माँ है उनके लिए क्या है दाना लेकर आएगी, उसके लिए क्या है वो नीडों पर झांक रहे हैं। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अर्थ है। तो भाषा को सहूलियत बरतने से आशा है, भाषा केवल अपनी बात संप्रेषण का माध्यम है, अतः भाषा का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी बात श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। यानी भाषा होती क्यों है, भाषा का बस उद्देश्य इतना है कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो फीलिंग है वो आप तक पहुंच जाए। ओके, मेरा जो मतलब है वो आप तक आपको समझ में आ जाए। तो भाषा का माध्यम है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। अब इसी में अगर हम क्या है कुछ भाषा को क्या घुमावदार बनाने लगे और ओके, और जिसका जो मेन उद्देश्य है, भाषा का उद्देश्य क्या है कि मेरी बातें आपको तक पहुंच जाएं। ओके, मतलब क्या है कि वार्तालाप का भाषा क्या है, वार्तालाप करती है, एक की बातें दूसरे तक पहुंचाती हैं। लेकिन अगर हम बातों को घुमा देते हैं तो क्या है वो बातें एक दूसरे सामने वाले को समझ में नहीं आएंगी, और जब सामने वाले के समझ में नहीं आएगी तो भाषा का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि भाषा का उद्देश्य सामने खत्म हो जाता है। इस प्रकार से लिखना किस तरीके से वो आपका दिया हुआ है। क्लियर है। बस 2 ही लाइन में आपको बताना है, समझाने के लिए तो आप यहाँ 3-4 लाइन 10-10 लाइन भी लिख सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, लेकिन बहुत ज्यादा आपको क्या है कंट्रोल करके 2-2, 3-3 लाइन में बिल्कुल परफेक्ट आपको लिखना है। ओके, कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको लगे कि यार इस बारे में तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे जानता हूं, तो आप उसमें लिखने पड़ गए और फिर आपके पीछे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो परफेक्ट आपको 3-3 लाइन में उसका आपको आंसर लिखते जाना है। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी छायावाद की आपको परिभाषा लिखनी है और छायावाद की विशेषताएं बतानी है। ओके, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, बिल्कुल परफेक्ट है परिभाषा दी है। क्योंकि सूक्ष्म के प्रति विद्रोह क्या छायावाद है। विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या, प्रकृति का मानवीकरण और व्यक्तिवाद की प्रधानता। मैंने आपको बताया था प्रकृति का मानवीकरण, व्यक्तिवाद की प्रधानता। ये आपको क्या है नॉर्मल केवल हेडिंग बस लिख दे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए एमपी बोर्ड भी यही कह रहा है कि केवल क्या है हेडिंग बस लिख दो तो भी आपका काम हो जाएगा, मतलब आप हेडिंग बस भी लिख दे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इतना बस आपको लिखना है। लेकिन फिर भी मैं 2 लाइन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा लिखने के लिए कहता हूँ कि अगर ताकि आपको क्या टॉपर जैसी आपकी इमेज बन जाए। ओके, इसलिए मैं 1-2 लाइन कहता हूँ, नहीं ऊपर याद हो रहा तो आपके हेडिंग बस याद करते जाइएगा। मैंने समझाया भी था आपको, अभी मैं आपको पद्य साहित्य इतिहास में मैंने सब आपको चीजें बातें बताई थी। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं लिखिए। पहले तो आपको प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। अब प्रयोगवाद की आपको विशेषता बतानी है तो इसमें नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है, साथ ही अहम की प्रधानता थी। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। साथ ही एमपी बोर्ड यही बता देता अन्य सही विशेषता लिखने पर बच्चों को अंक दिया जाए, क्योंकि एक विशेषता 2 विशेषता नहीं होती, कई सारी इसकी विशेषताएं, तो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि यही लेके और भी लिख सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम के साथ लिखिए। तो आपको दोस्तों क्या है यहाँ महाकाव्य बताने उनके रचनाकार, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, उनके हो जाते रचनाकार कमायनी होता है जयशंकर प्रसाद। क्लियर है। ओके, याद करते जाइएगा। ओके, बिल्कुल आगे देख लेते हैं। बाकी देखिए आप एमपी बोर्ड एग्जाम 25 आपको देना है, तो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 और 2023 से क्वेश्चन आने के हाई चांस है। 24 के आपके क्या कम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, आपके 10-10 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ओके, और वैसे भी जब इतना तैयारी करे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज्यादा चीजें आसान है, देखते ही आपको चीजें क्या तैयार होती जा रही, तो तैयार करते जाइए। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप रात दिन पढ़ रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा, तो उन चीजों को छोड़ना पड़ता है। अब जो देखते ही याद हो जा रहा है तो उसमें छोड़ना क्या है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। बिल्कुल आसान, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताना है। खंड काव्य में क्या नायक के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, ये आप लिख सकते हैं। खंड काव्य में नायक के किसी एक घटना का वर्णन होता है। ओके, ये किसी जीवन की एक घटना का या एक पक्ष का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। जैसे आप रामचरितमानस लीजिए तो उसमें राम जी के बचपन से लेकर उनके अंत तक, ओके, मतलब पूरा उनका बताया जा रहा है, पूरा उनका चित्रण है। ओके, तो वो आपकी महाकाव्य। खंड काव्य जैसे सुदामा चरित हो जाता है, पंचवटी हो जाता है, तो उसमें किसी एक हिस्सा का बताया जा रहा है, तो वो आपका कहता है खंड काव्य। ओके, और इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। खंड काव्य होता है छोटा होता है तो एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनेक छंदों या दंडों नहीं, अनेक छंदों का आपको क्या हो जाता है प्रयोग होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाता है, सोठा छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए। अब यहाँ जैसे लक्षण आया तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि हमें तो परिभाषा पता लक्षण क्या है, बस सिंपल कुछ नहीं, लक्षण यानी वो परिभाषा ही है, तो लक्षण लिख कर आए परिभाषा लिख कर आए वही बात है। तो यहाँ आपको परिभाषा बतानी सोठा छंद की उदाहरण से आपको लिखनी है।
तो ओके, उदाहरण हर चीज की आपको याद करना है। जितने भी आपके अलंकार हैं, जितने भी आपके छंद, 4 छंद हैं आपके सिलेबस में और 5 आपके अलंकार हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण जरूर याद करिएगा। और उदाहरण थोड़ा कठिन रहता है, लिख कर आप प्रैक्टिस करिए। ओके, क्योंकि उदाहरण तो लिखने आता ही आता है, परिभाषा पूछे चाहे ना पूछे, उदाहरण तो आपका लिखने के लिए आता ही है, तो उदाहरण आपको रटा होना चाहिए। ओके, उसके साथ ही पूछा जा रहा है बी रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ओके, देख लेते हैं हम। तो सोटा छंद क्या होता है? देखिए, सोटा क्या है? दोहा का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। और इसमें क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। ओके, ये आपका बता दिया सोटा छंद की परिभाषा। क्लियर है? बंधु अवध भुवन सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिरहु दीन दयाल प्रियतन त्रित रूप परिहेव। ओके, तो ये आपका दिया उदाहरण। तो अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे एक आपको याद करके रखना है। ओके, फिर परिभाषा देख लेते हैं हम किसकी? बी रस की परिभाषा। तो मैं परिभाषा में तो आपको यहाँ बता ही चुका हूँ, एक परिभाषा याद रखिए, सबका हो जाएगा। और जो परिभाषा मैं बताता हूँ देखिए सेम यही एमपी बोर्ड की में आपकी दिया हुआ है कि सा हृदय के हृदय में स्थित और साय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है वहां भी रस की निष्पत्ति होती है। ओके, अब ये परिभाषा दोस्तों याद कर लीजिए। तो 10 में से किसी की भी आदि करुणा रस किया जाए, चाहे दोस्तों आपके भयानक रस किया जाए, उत्साह रस किया जाए, सब कुछ आपसे बनने लगेगा। बस चेंज कहाँ करना पड़ता? तो यहाँ करना पड़ता, स्थायी भाव चेंज कर देना। अब मैं मान लीजिए आता था हमारे पेपर में करुणा रस की परिभाषा लिखी, तो करुणा का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुणा रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो साय हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी संयोग होता है वहां आपकी क्या है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो वही पूरी परिभाषा, वही लाइन है, बस यहाँ आपको क्या है? स्थायी भाव चेंज कर देना। जिसका भी रस का आपकी परिभाषा बतानी है उसका स्थायी भाव लिख देना, उसकी परिभाषा जनरेट हो जाएगी। हाँ, अब ये है आपको कि सबका हर रस का एक उदाहरण आपको तैयार होना चाहिए। मेन पेपर में आपका बी रस और करुणा रस अक्सर पूछा जाता है, उनका आपको याद होना ही चाहिए। जैसे ओके, सबका एक रस आपको तैयार कर लेना है। आप ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो मैंने रस वाली वीडियो में वहाँ सब कुछ आपको इजी वाले उदाहरण दिए है, तो तैयार कर लेना है। अब जैसे ये वाला देखिए बी रस का दिया हुआ थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब बी रस में तो मैं आपको क्या बताता हूँ, यही आपको बताता हूँ। बिंदुलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भाई तो झांसी वाली रानी थी। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम। तो ये जो उदाहरण मैंने बताया हर स्टूडेंट को याद होंगे, तो ये आपको पढ़ना है। अब जिसमें ये थोड़ा डिफिकल्टी है तो कुछ तो चीजें क्या जबरदस्ती डिफिकल्ट बनाई जाती है। ओके, तो गाइडों में यही रहता है। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर आपको तैयारी करनी है। आप क्या हिंदी के कोर्स को ले सकते हैं, हिंदी के कोर्स को ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट टॉपिक का आपको क्या है पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, मतलब एमपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है हिंदी का पूरा आपका तैयार कर दिया जाएगा 5 से 6 दिन। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? और अथवा में क्वेश्चन है, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? अब यही सेम क्वेश्चन है बोर्डिज्म 22 में भी आया था। ओके, यही आपका 22 में भी आया था। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो क्या है आपका, तो महादेवी के पास रहकर भी भक्तिन वहां के शहरी और तौर तरीके नहीं ढल पाई। यानी क्या है, भक्तिन ऐसी थी कि वो खुद नहीं बदलना चाहती थी और भाई अपने अनुसार दूसरों को बदलना चाहती थी। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे, खुद नहीं बदलेंगे, बस ओके दूसरों को क्या बदलने का प्रयास करते हैं। ओके, उन्हें उसका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। इसी कारण महादेवी भक्तिन की आ जाने से देहाती हो गई। ओके, और इसका और अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा आपका अजीब से आपको पढ़ने में लगेगा, लेकिन बेस्ट जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है, आपको गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर बताया, उसमें मैंने कवर किया है, तो जाकर आप क्या टॉपर सीरीज फॉलो कर लीजिएगा। ओके, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको आंसर बताया। ओके, नेक्स्ट हमारा कि मनुष्य की जो क्षमता होती है किन बातों पर निर्भर करती है? तो 3 बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तरदायित्व और मनुष्यों के अपने प्रयत्नों पर निर्भर करती है। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं। बाकी अब आपको ओके कमी चांस है आने की, क्योंकि 2 बार आपका पेपर में आ गया, तो अब कमी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार पढ़ के रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। ओके, देख लीजिए बहुत ज्यादा आसान है, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ। आप तो क्या है तालिकाबद्ध लिखिए, तालिका बनाकर लिखिए, जिसमें आपको पढ़ाया है। ओके, वैसे आपको लिखना है, तो अच्छा आपका कॉपी में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो कहानी क्या है, कहानी में एक ही कथानक होते हैं और छोटा होता है। कहानी में कथात्मक लघु गद्य रचना जिसमें क्या है जीवन की किसी एक स्थिति का सरल होता है। और उपन्यास में एक मूल कथा, उपन्यास की बात करते हैं तो इसमें क्या है एक मूल कथानक, अन्य छोटी में होती है, छोटी छोटी कथा होती है, उस प्रकार से इसका आकार बड़ा होता है। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट आपको लगेगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो अब आसान है। ओके, तो ये आपको देखिए सिंपल दिया हुआ, शॉर्ट में दिया हुआ, इसी टाइप से आपको पेपर में लिखना है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटना का वर्णन होता है। कहानी जब छोटी है तो पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास बड़ा है तो पात्रों की संख्या देखो, बिल्कुल सिंपल। देखिए तुरंत आपने पढ़ा समझ जाएगा। तो ये थोड़ा भाषागत अंतर होता है, बात तो एक ही होती है, कहने का तरीका एक ही होता है, सब एक ही बात हो जाती है, लेकिन उसी बात को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कह सकता है। ओके, तो ये आसान तरीका है। ओके, बाकी इस बार से दिया। जीवनी और आत्मकथा में अंतर देखना है तो भी बता देता हूँ। हाँ, सिंपल है आपका। जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, आत्मकथा में लेखक क्या अपनी कथा बताता है, स्वयं की कथा होती है। जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है,
क्योंकि ये महापुरुष पर लिखी जा रही है, सत्य घटना पर हो सकती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मकथा अपने बारे में बता रहा है। जब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं आपको क्या है अपनी अपनी अच्छाई बताऊंगा, ओके, अपनी बुराई तो बताऊंगा नहीं, इसी बात से, ओके। और मैं कुछ बनावटे बातें भी बना दूंगा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, ओके। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक बार जंगल में गया, मुझे एकदम शेर मिला, शेर का जैसे ही देखा मैंने तो फिर क्या है, दोनों की लड़ाई छिड़ गई, मैंने शेर का मुंह इस तरह से दबा लिया, ओके, अंततः शेर की हार हुई और मेरी विजय हुई, ओके। और मेरे गांव में जब हुआ तो सब गांव वाले क्या है एकदम मेरी क्या है रैली निकालने लगे, ओके, सभी गांव वाले मुझे हीरो मानने लगे एकदम, ओके। तो इस प्रकार से मैंने बताया। और वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में मैं छोटे से चूहा है बिल्ली से डर जाऊं, तो इस प्रकार से क्या है बनावटी भी बातें हो सकती है, तो इसलिए बता जा रहा है, क्लियर। एक बार यही देखना है तो आपका ये दिया हुआ इस टाइप से आप लिख सकते हैं, लिखने का तरीका ये आपका सबसे अच्छा है, बेस्ट तरीका दिया हुआ, बिल्कुल ये आपका दिया हुआ, ओके। मैं आपको बाकी सब पहले पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रश्नांक 12 निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई दो निपात शब्द लिखिए और राष्ट्रभाषा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ निपात शब्द क्या है, ये भी हमने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ये भी आपका क्वेश्चन, यही आपका क्या 22वें क्वेश्चन था निपात शब्द वाला। शब्दों के अर्थ पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात शब्द कहलाते हैं, जैसे ही, भी, तो, ये सब क्या है निपात शब्द है, क्लियर है। राष्ट्रभाषा क्या है, जब किसी भाषा को समस्त राष्ट्र की भाषा मान लिया जाता है उसे क्या राष्ट्रभाषा कहते हैं, ओके। और राष्ट्रभाषा का वह व्यापक रूप है जिसका व्यवहार समस्त राष्ट्र में होता है। राष्ट्रभाषा है तो इसका क्या आकार होता है, इसका जो विस्तार होता है वो एकदम व्यापक होता है। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, राष्ट्रभाषा राजभाषा की विशेषताएं, और वैसे आप क्या अंतर तैयार कर लीजिएगा, राष्ट्रभाषा राजभाषा अंतर तैयार कर लेते, विशेषता भी आपकी तैयार हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। आपके अशुद्ध वाक्य दिए, शुद्ध करके लिखना है। राम ने अयोध्या आ जाना, राम ने अयोध्या आ जाना, तो राम अयोध्या आ जाना। अब बिल्कुल पढ़ते ही आपको अटपटा सा लगे, कुछ ऐसे होंगे राम ने अयोध्या आ जाना, अब कुछ पढ़ने में कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो क्या होगा राम अयोध्या आ जाना। ललिता एक फूलों की माला बाजार से ले आओ। अब कभी एक फूल की माला नहीं होगी, फूलों की एक माला होगी, फूलों की एक माला होगी, एक फूल की माला नहीं होती, तो ये आपकी अशुद्धि है, तो ये आपका हो जाएगा राम अयोध्या आ जाना, ललिता बाजार से फूलों की एक माला लाओ, ओके। एक फूल की माला नहीं, फूलों की एक माला लेके आओ। नेक्स्ट हमारा वाक्य परिवर्तन, बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। अब देखिए संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है क्या, इसके अगर आप ये सब टॉपिक है अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर पढ़ना चाहते हो चलिए मैं बता देता हूँ। आपको चैनल पर अपने जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, ओके। इसके बाद दोस्तों आपका है यहाँ जाना है, आपको प्लेलिस्ट पर आपको ये दिया हुआ देखिए हिंदी ग्रामर, यहाँ जाइए क्रम से हर टॉपिक मिल जाएगा, ओके। अलंकार है, छंद, देखिए 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी भी नहीं पढ़ा। 100% इसका आना क्वेश्चन आपका फिक्स आना है, ओके। छंद यहाँ से आपको पढ़ा दिया है, ओके, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। शब्द शक्ति देखो, शब्द गुण, रस दिया हुआ है, राष्ट्रभाषा राजभाषा दिया है, काव्य के भेद दिए, शब्द युग में बिंब विधान, शब्द सब वाक्य परिचय, मुहावरे, और जो वाक्य शुद्धि गर्म वाक्य परिचय परिवर्तन, ये टॉपिक दिया जो आपका है। तो ये अगर ये पढ़ लेते हैं तो सब कुछ आपसे बनने लगेगा, आप मास्टर बन जाएंगे, ओके। आप मास्टर बन जाएंगे। अगली जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी आने वाले जो बच्चे होंगे उन्हें आप समझाएंगे, चाहे आप अपने बच्चे को समझाएं, चाहे आप किसी पड़ोसी के बच्चे को समझाएं, ओके। वो आपको किसके समझाना वो आपका मैटर है, ओके। ये क्या बात करता है यार, लेकिन अच्छे से आप मतलब सीख जाएंगे, तो जाके जरूर देखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य बनाने के लिए कहा जाए तो एक वाक्य को आपको तहत दो टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करना है। तो यहाँ दो सेंटेंस को है, एक तो बालक रोना है, दूसरा है चुप हो जाना है। तो आपने दो आपको बन जाता है, एक बालक रो रहा है, दूसरा है आपका चुप हो गया, दो आपने तोड़ लिए टुकड़ों में। अब उसके बाद में क्या है, आपको एक बीच में शब्द लगाना पड़ेगा, संयोजन वाला शब्द लगाना पड़ेगा, और संयुक्त कुछ अलग जैसे और है, परंतु है, तो ये सब फेमस है जो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। और ज्यों ही, ओके, जैसे वैसे, तो ये शब्द आपके मिश्रण में लगते हैं। अब संयुक्त बनाना तो और लगा के बन जाएगा। तो बालक रोता रहा और चुप हो गया, बालक रोता रहा और चुप हो गया, इस बार। तो पहले सेंटेंस को दो टुकड़े में तोड़ा और बीच में हमने क्या है उसमें और लगा के फिट कर दी। अब संदेहवाचक वाक्य बनाना है, मयूर वन में नाचता है, मयूर वन में नाचता है, तो संदेह बनाने के लिए आपको शायद फिट कर देना, आगे क्या है शायद फिट कर देना है, तो शायद मयूर वन में नाचता है, ओके। इस प्रकार से आपका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, ओके। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी और ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, लगता है कि एक टॉपिक में माहिर बन जाऊं, तो एक बार क्या मैंने आपको बताई दी कैसे आपको वीडियो दिख रहा है, जाकर देख लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की दो विशेषताएं लिखिए। तो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की विशेषताएं थी, तो आपका दिया हुआ है। पहला कि नगर में व्यवस्थित सड़क और गलियां थी, घर सड़कों के दोनों ओर बने थे, जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनाई गई थी, तो ये आपसे विशेषताएं दी हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, अपनी सिल्वर वेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ
एम्प्रायर लगने के बाद भी असंतोषजनक इस तरह रही कि अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। जिसने कर्जा लेकर अपना विवाह किया उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, चाय सब मौजूद है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि सम हाउ इन प्रॉपर जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये सबसे अच्छी नहीं लगती। तो देखिए सिल्वर वेंडिंग आपको पता है, कहाँ आपने पढ़ा होगा, सिल्वर वेंडिंग में ये सब बात, जैसे केक काटना हो गया, ये अपनी क्या है शादी की सालगिरह वगैरह बनाना, तो ये सब उनका लगता है कि ये सब अंग्रेज, मतलब ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी में ऐसा कुछ नहीं होता कि छोटे कपड़े पहनना, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, उन्हें ये सब अच्छी चीज़ें अच्छी लगती। लेकिन उन्हें जब उनकी सिल्वर वेंडिंग हुई थी, उनके जो बच्चे हैं, उनकी उनकी पत्नी ने ये सिल्वर वेंडिंग बनाई, ओके, लोग आए, सबको नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ हुआ, ओके, तो फिर भी उन्हें क्या है अच्छा नहीं लगता ये सब, मतलब सिल्वर वेंडिंग बनाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मन ही मन उन्हें थोड़ा बहुत क्या है खुश थे, ओके, असंतोषजनक थे। क्या कारण है? तो उन्हें अब इसलिए अच्छा लग रहा था कि जब क्या वो अनाथ थे, ओके, कभी उनके जन्मदिन में अब पैसा नहीं है तो जन्मदिन भी अच्छे से नहीं मिला, कभी लड्डू तक नहीं मिल पाए जन्मदिन में, ओके, शादी उनका जो विवाह शादी हुई वो भी कर्जे में हुई, मतलब पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी। लेकिन आज का ऐसा समय है कि उनके पास क्या है, केक, फैलाई, मिठाई, नमकीन, ये सब उनके क्या है मौजूद है उनके समय, इसलिए उन्हें थोड़ा संतोषजनक लगा। तो आइए आप समझ गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाइए, देख लेते हैं। तो देखिए समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। ऑब्जेक्ट में कई बार आता है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है, तो उल्टा पिरामिड शैली। अब इसका आपको चित्र बनाना है, तो इस बार से उल्टा पिरामिड होता है, तो नाम ही उल्टा पिरामिड हो जाता है, पिरामिड आपका ये बनता है सीधा, और इसका उल्टा कर दिया तो उल्टा पिरामिड हो गया, तो उल्टा पिरामिड शैली हो जाता है। और सबसे नीचे आपका होता है समापन, फिर बॉडी होता है, फिर आपका इंट्रो होता है, ओके। वैसे भी जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो हम इंट्रो बोलते हैं, उसे इंट्रो बोलते हैं, फिर बीच में बॉडी आ जाएगा और लास्ट में समापन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल नाम भी दिए हुए, इंट्रो, फिर उसकी बॉडी हो जाती है, फिर उसका क्या समापन हो जाता है। इस टाइप के है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बातों का आपको लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ, ओके। अब ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है और फिर आपका ये रिपीट भी हो रहा है, ओके। मतलब इस पेपर में आपके 2022 या 23 में मैंने आपको यही पढ़ाया है, ओके। तो ये भी देखिए आपका आ रहा है फिर के क्वेश्चन। तो क्या बता, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो ये आपका दिया हुआ मुद्रित माध्यम में ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं कि लेखन में भाषा, बर्तनी, व्याकरण और शैली ध्यान रखना चाहिए। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन कर हर हाल में जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक तरह से जरूरी होता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तो इस बार से दिया है, तैयारी से भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चन 16-17 में क्या आ जाते हैं, आपके एक लेखक परिचय रहेगा, फिर आपका कवि परिचय और लेखक परिचय। तो कवि परिचय में आपका पूछा गया रघुवीर साहब और फिर गोरखपुरी का, ओके। कैसे पता चलेगा कौन कवि परिचय, लेखक परिचय? तो अगर भाव पक्ष, कला पक्ष लिखे तो आपको समझ जाना कवि परिचय है, और भाषा शैली आपको पूछा जाए तो आपको समझ जाना लेखक परिचय है, ओके। अब यहाँ आपको क्या रघुवीर साहब जी का आपको बताना है। तो देखिए यहाँ इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं आपको एमपी बोर्ड की लेगा। देखिए मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या आपको समय से बताता हूँ। कवि परिचय दोस्तों आपको लिखें तो भाव पक्ष की 2 लाइन, कला पक्ष की 2 लाइन, यानी भाव पक्ष कला पक्ष टोटल आपको 4 लाइन का लिखना है, ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया पूरा यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कवि परिचय 3 नंबर का आता है। तो 1-2 रचना का 1 नंबर, भाव पक्ष कला का 1 नंबर, साहित्य में स्थान का 1 नंबर, यानी भाव पक्ष कला पक्ष के लिखने का कितना नंबर मिला? केवल 1 नंबर मिला। अब 1 लाइन में 1 नंबर के लिए अब 6 लाइन तो लिखेंगे नहीं, ओके, 10 लाइन तो लिखेंगे नहीं, तो बस आपको 2 से 3 लाइन में आपको बता देना। और आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड के ऑफिशियल सॉल्यूशन में इतना सा दिया हुआ। तो इससे क्या समझ में आता है, भाव पक्ष कला पक्ष आपको ज्यादा लिखने में नहीं पड़ना, मेन 2 लाइन में आपको भाव पक्ष, मेन 2 लाइन में कला पक्ष बताना। और मैंने जो आपको तैयार करा इसी टाइप से मैंने बताया। तो ये आपका साहित्य में प्रैक्टिस आप क्या है याद करना है, तो इसी से आप याद कर सकते हैं। ये अगर अभी तक याद नहीं किया, अगर मैंने जो पहले बताया बहुत तैयार है, आप अपनी तरफ से तैयार है, तो वही आपको याद करके रखना है, ओके। आगे देख लेते हैं फिराक गोरखपुरी का। तो देखिए फिराक गोरख की 2 रचनाएं दी हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष दिया, साहित्य में स्थान, ओके। अगर आपको तैयार करना है तो ये वाला तैयार मतलब तैयार कर सकते हैं, पहले से तैयार नहीं है, पूरा एमपी बोर्ड का ऑफिशियल आपका दिया हुआ है, ओके। इस लैंग्वेज भी सही है आपका, परफेक्ट। तो देखिए अब देख लेते हैं हम आपका लेखक परिचय। तो महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय, तो भाषा शैली देखिए कितनी 4 लाइन में बस दिया हुआ, 4 लाइन में आपका काम हो जाता है। तो क्या ज्यादा लिखने में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट बहुत देखे पेज का कई भाषा शैली और भाव पक्ष कला पक्ष लिखते हैं, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बताता हूँ। ये आपका दिया, बस आपको शॉर्ट में बता देना है, ओके। मैंने आपको रचना अच्छे से याद होनी चाहिए, ओके। साहित्य में स्थान में आपको 2 लाइन लिखना है, भाषा शैली में 2 से 3 लाइन में आपको बता देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ है, तो इसे भी आप क्या पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। अब मेरी भाषा में समझना चाहते हैं कवि परिचय और आपका क्या लेखक परिचय सब बता चुका हूँ, कि आप हिंदी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, ओके, तो आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए हमारा आजाद प्रश्न 18वां, भाव विस्तार। ये भाव विस्तार का है, भाव पल्लवन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, ये पूछा जा रहा, तो यह सब आपका दिया हुआ है, ओके। देखिए अगर भाव पल्लवन का मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बना दूंगा। 10 से 15 जो आपके सिलेक्टेड होंगे मैं लाऊंगा, तो उनको मैं आपको समझा दूंगा, जो आपके आने के हाई चांस होंगे, ओके। तो देख लेते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको लिखते रहना है भाव पल्लवन वीडियो। इससे क्या होता है, मुझे याद रहता तो मैं बना देता हूँ, क्योंकि आपको पता है इतना समय पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद ध्यान नहीं रहता क्या टॉपिक बताना क्या है, कई बार भूल जाते हैं टॉपिक भी। भाव विस्तार देखिए
तो मानव इसी का हम एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी। आने के भी लोग कम चांस है, लेकिन पढ़ के बस आपको रख लेना है कि मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कठिनाइयां आती हैं, जीवन पथ में अनेक कांटों से परिपूर्ण हो रहता है। संघर्ष के लिए मन में धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई हो, समस्या आए, मनुष्य को कहे साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिनका मन हार गया अर्थात साहस टूट गया और वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता, मतलब पूरा जो आपका शरीर चलता है पूरा मन से चलता है। ओके, मन पूरा आपका मन से चलता है। जिस व्यक्ति ने क्या मन से अगर जो दृढ़ संकल्प कर लिया तो उसका क्या है, वो सब कुछ कर सकता है। ओके, वही बताया जा रहा है, जो मनुष्य हार कर भी मन के साथ बांधे रहता है वह क्या हार कर भी जीत जाता है। सिंपल आपका दिया हुआ है, पर इसलिए दिया कि आप क्या अभी 30 मिनट तक वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थी जो बने हुए हैं उन्होंने क्या है थोड़ा मोटिवेशन की कमी आ रही, तो इसलिए मैंने कर दिया कि मोटिवेशन आपको थोड़ा बहुत आ जाओगे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति में तीन अंतर। मुहावरे और लोकोक्ति में तीन अंतर दिया हुआ। मुहावरे क्या वाक्यांश होते हैं, एक वाक्य का एक छोटा टुकड़ा होता है, जबकि लोकोक्ति क्या पूर्ण वाक्य होता है, पूरा वाक्य होता है। अगर इसे आप क्या मुहावरे का प्रयोग करना है तो सिंगल आप मुहावरे लिख देते तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा, उसका उस अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर लोकोक्ति को सिंगल लिख देते हैं, स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। तो मुहावरे को हमेशा क्या किसी मुहावरे एक वाक्यांश है, जैसे एक वाक्य की आवश्यकता होती है, सारा चाहिए वैसे, लेकिन क्या लोकोक्ति क्या अपने आप में पूर्ण होता है। मुहावरे का प्रयोग क्या स्वतंत्र रूप से हम नहीं कर सकते, मुहावरे का प्रयोग हम क्या है स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोकोक्ति का प्रयोग क्या स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन है। इसमें फिर आपका 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, अपठित गद्यांश पूछा जाता है और अपठित पद्यांश आता है। ओके, तो आपको क्या है ऊपर आपका क्या है पद्यांश आता है, फिर गद्यांश आता है। तो पद्यांश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अर्थ आसानी से हम निकाल नहीं पाते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है, सीधे आपको गद्यांश में आ जाना है और यहाँ से आपको देखना है ओके कि इसका क्या रहने वाला। बिल्कुल सिंपल रहता है, शीर्षक पूछा जाता है, जिसकी बात हो रही है तो आप यहाँ देख सकते हैं किसी बात हो रही है, यहाँ आपको देशभक्ति पूरे यहाँ समझ में आ रहा है। ओके, राष्ट्र की बात हो रही, देश प्रेम की बात हो रही, तो आप क्या है राष्ट्र और देश प्रेम आपका क्या शीर्षक हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान होता है, तो राष्ट्रीय भावना में सौर भाव का विशिष्ट स्थान होता है। हमेशा जो आपका क्वेश्चन होता है पहली ही लाइन में इसका उत्तर मिल जाता है, ये दिखा हुआ डायरेक्ट लिखा रहता है, राष्ट्रीय भावना में सौर का अपना विशिष्ट स्थान। हमेशा उससे पहले वाली मैंने आपको बताया था अपने गद्यांश में, तो उसका क्वेश्चन था उसी में पहली लाइन में उसका उत्तर मिल जाता, तो 1 से 2 लाइन में पहले आपको उत्तर मिल जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सुदीर्घ कार्य लिखिए, तो सुदीर्घ यानी क्या आपका होता है लंबे समय तक, सुदीर्घ यानी लंबे समय तक, ये आपका होता है उसका अर्थ। हो गया सिंपल, बिल्कुल सिंपल आपका आया था। ओके, अपठित पद्यांश में तो ऐसा है गद्यांश में कि ज्यादा कुछ प्रैक्टिस आपको नहीं करनी, ओके, टाइम मिलता है तो आपको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, बाकी आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 20 में आ जाता है। इसमें आपको प्रश्नांक 20 में आपका आएगा काव्यखंड से। ओके, काव्यखंड से पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसके बाद 21 में दोस्तों आपका आएगा गद्यांश से इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ आपका इस वाले में आपको विशेष लिखा हुआ है, नहीं तो पहले पेपर में कई बार विशेष नहीं लिखा रहता है, तो आपको क्या क्या लिखना पड़ता है इसमें। अगर हम बात करते हैं आपके किसमें पद्यांश में, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष 4 टॉपिक आपको लिखने पड़ते हैं। संदर्भ, फिर उसका प्रसंग बताना है, फिर आपको व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना पड़ता है। या विशेष की शब्द की जगह आप काव्य सौंदर्य लिख सकते हो तो और अच्छा लगेगा, काव्य सौंदर्य आप यूज करते हैं, क्योंकि जो पद्यांश में लिखा जाता है काव्य सौंदर्य, जबकि गद्यांश में लिखा जाता है विशेष। ओके, तो इसमें भी आप इस प्रकार से लिखना है। तो चारों टॉपिक आपको लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष ही आपको लिखना है। अब क्या क्या होता है तो एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी ये आपको आए थे 2024 में। ओके, ये तो आपका जो आपके दिख रहे हैं तो ये आपका क्या है तुलसीदास जी वाले से लिया हुआ, यानी कविता बली से आपकी लाइन ली हुई है। और प्रातः नव था नीला शंख जैसा, यानी ये उषा वाले से लिया गया आपका। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन में क्या बताया जा रहा है, तो इसमें बस इतना ही बताया जा रहा है। ध्यान देखिए, ये लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, 1 नंबर संदर्भ के, 1 नंबर प्रसंग के, 1 नंबर व्याख्या के, 1 नंबर विशेष के आपको मिलते हैं। ये पूरा एमपी बोर्ड बता रहा है कि इस प्रकार से आपको मिलता है। संदर्भ में देखिए आपको ये पहला वाला है तो हमें पता है आरोही से है, कविता बली से है, इसके रचनाकार कौन है गोस्वामी तुलसीदास। लिखने का तरीका आपको क्या होना चाहिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही में जो आपका कविता वाली अध्याय से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी। तो ये आपको संदर्भ में इतना बस बताना पड़ता है, वो कहाँ से लिया गया है, किस अध्याय से, और उसके रचनाकार कौन है, संदर्भ हो जाता है। प्रसंग में क्या बताना पड़ता है, तो प्रसंग में 2 लाइन में उस 1 से 2 लाइन में उस पूरे का आपको क्या है उस टॉपिक में किसकी बात हो रही है वो आपको बताना है। जैसे यहाँ प्रसंग में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राम के महत्व और प्रभाव का चित्रण किया है, तो 1 से 2 लाइन में आपको क्या है उसका पूरा बताना किसमें किस टॉपिक की बात की जा रही है। तो इसमें प्रस्तुत पंक्ति में राम के महत्व और प्रभाव, उनके प्रभाव का चित्रण किया जा रहा है। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कितना लिखना है, 2 से 3 लाइन। 3 लाइन में आपको क्या व्याख्या बतानी, ज्यादा नहीं लिखना, 3 लाइन में। अब क्योंकि व्याख्या के लिखने के भी एक ही नंबर मिल रहे हैं तो 3 ही लाइन में आपको क्या व्याख्या बता देनी है। ओके, अपने हिसाब से आपने पढ़ा होगा, भाई सभी चैप्टर पढ़ के रखे होंगे, समझे होगा, तो अपने हिसाब से आप 3 लाइन आपको बता देना है। फिर आ जाता विशेष। विशेष क्या होता है, विशेष यहाँ पे काव्य सौंदर्य शब्द यूज करने, विशेष भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष में आपको बताना पड़ता है कि इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया है,
कौन से अलंकारों का प्रयोग है, कौन से छंदों का प्रयोग है, कैसी भाषा है, वो आपको बताना पड़ता है। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट में आपको बता देना पड़ता है। ओके, तो ये आपका रहता है। बाकी हम और भी आप कहेंगे तो मैं आपको क्या है बहुत सारे आपको जो सिलेक्टेड है उनके इलाके आपको संदर्भ के व्याख्या की प्रैक्टिस करा दूंगा। प्रमुख आपके जो मुख्य अति महत्वपूर्ण पद्यांश होंगे, इसी वजह से गद्यांश की भी करवा दूंगे। इसके बाद हमारा अथवा है प्रातः नव संघ जैसा, तो आपका कहाँ से लिया गया है, ये हमारा क्या पुस्तक आरोह में ऊषा के से लिया गया है। शमशेर बहादुर सिंह इसके रचनाकार हैं। यहाँ देखें हम प्रसंग में, तो प्रस्तुत पंक्तियों में रचनाकार सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की क्या कल्पना करते हैं। ओके, फिर आपको व्याख्या और आपको विशेष रहने वाला क्लियर है आपका। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपका आ जाता है इसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहती है। अब इसी लगा यह शिशिर अब दूध, तो हमें समझ गया है कि ये क्या है, शिशिर वाले चैप्टर से लिया गया है, शिशिर वाले चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और इसमें नेक्स्ट वाले हम जिसे देखते हैं, नेक्स्ट वाले को आप पढ़ेंगे तो आपके भक्ति वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखिका कौन है, आपकी माधवी वर्मा जी के। तो इसे आपको बताना पड़ा। मैंने जब भी आप देखें तो आपको तुरंत यही माइंड में आपका आना चाहिए, पेपर में जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तुरंत आपको सोचना है ये किस अध्याय से लिया गया, उसके राइटर कौन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। फिर बाकी चीजें आप थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख देते चल जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं बनाकर लिख सकते कि किसी का अध्याय किसी में बता दिया, किसी के लेखक को बता दिया। ओके, क्योंकि यहाँ सीधे एमपी बोर्ड के टीचर के पास ये रखा रहता है, तुरंत देखेंगे आपने गलत बता दिया, नंबर तुरंत वहाँ से आपको पूरा कर जाएगा। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, यहाँ तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड ने हिंट देने के लिए टीचर को बताया कि इस प्रकार से देखना है। क्योंकि व्याख्या के इसलिए नहीं लिखा यहाँ कि व्याख्या हर स्टूडेंट के अलग अलग होती है और इस प्रकार से जाकि प्रसंग लगभग आपको मेन टॉपिक आपको बताया जा रहा है। जैसे अब दूसरे वाले में देखें तो भक्तिन वाले चैप्टर से हैं, तो प्रस्तुत पद्यांश में भक्तिन के स्वभाव का चित्रण, यहाँ क्या है भक्तिन के स्वभाव का इसमें चित्रण किया जा रहा है। जबकि यहाँ हम देखते हैं तो इसमें इस वाले जो श्रेष्ठ जो फूल है, जो श्रेष्ठ का जो वृक्ष है उसकी क्या विशेषताएं बताई जा रही हैं। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22 में आ जाता है, पत्र लेखन करना पड़ता है। ये आपका पत्र दिया हुआ है जिसमें नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल की आपूर्ति कराने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र बिल्कुल आसान रहता है, ऊपर और नीचे जो फॉर्मेट हर जगह फिक्स रहता है, बस बीच में आपको क्या अपनी समस्या को अपने सेट करनी पड़ती है। जल की आपूर्ति के लिए आया तो आपको बता देना कि गर्मियों का समय चल रहा है। ओके, जल क्या है, अति आवश्यक है। ओके, जल ही जीवन है, इस बार से आप लाइन लिख देना है। ओके, लेकिन इस समय क्या है, जो पानी है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। ओके, जितना व्यक्ति को एक दैनिक आवश्यकता के लिए पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। अतः क्या है, अतः महोदय जी से निवेदन है कि क्या है यहाँ जल की आपूर्ति कराने के लिए कष्ट करें। इस टाइप से मतलब जो मैंने आपको बनाकर भी बताया जस्ट इसी बार से आपको है लाइन आप 2-3-4 बना लेते हैं आप काम हो जाए। अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र देना है। ओके, तो ये सभी में आपको कम से कम यहाँ आपको क्या है 7-8 कम से कम प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। आपके 4-5 औपचारिक 4-5 अनौपचारिक तब पढ़ लेते आपका काम हो जाएगा, वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़े भाई की अगर आपको बड़े भाई की या बड़ी बहन की आपकी शादी में आपको निमंत्रण पत्र देना है अपने मित्र को, ओके, अपनी सहेली को, सहेलिया को, तो उनके लिए आपको लिखना है। देखिए यहाँ आपको क्या एड्रेस सबसे पहले डालना है, दिनांक डालना है, फिर प्रिय सखी दिशा सप्रेम नमस्कार और इस प्रकार से आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया, इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में आपको अपनी बात को बता देना है, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, तो पढ़ के आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ईजी दिया हुआ है। बाकी डिटेल से मैं आपको आगे वीडियो आएगी तो मैं इसमें अच्छे से आपको समझा दूंगा। फिर हमारा लास्ट में निबंध लेने वाला है, निबंध लिखना है, रूपरेखा शायद लिखना है आपको। जब भी निबंध स्टार्ट करें तो पहले आपको ये 5 पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना उपसंहार तो रहेगा ही, साथ ही उसके बीच में आप 2-3 पॉइंट आप लिखेंगे। ओके, तो आपको यार रूपरेखा सबसे पहले हेडिंग डाल के जो 5 पॉइंट में जिसके अंतर्गत आपको बताना है वो 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। फिर आपको है उनका उन सभी का विस्तार से सब 5 पॉइंट है तो 5 को आपको 3-3 लाइन में बता देना है। कम से कम 2 से 3 पेज आपको यार लिखना है निबंध। ये आपका दिया हुआ है। जैसे आपका इंपॉर्टेंट की बात करें तो विद्यार्थी जीवन अनुशासन आपको पढ़ के रखना है, प्रदूषण का प्रभाव प्रदूषण के भी पढ़ के रखना है और कंप्यूटर संबंधित आपको तैयार करके रखना है। ओके, जीवन में खेलों का महत्व, तो 4 से 5 सिलेक्टेड आपको तैयार करके रखना है, उनमें से एक भी आपका आता है तो आपके 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। और साथ ही क्या कोटेशन जरूर याद करकेगा, ये अपनी से एक कोटेशन लिखते हैं तो आपका जो निबंध है और अच्छा लगने लगता है। ओके, तो फिर हर टॉपिक जब भी आप निबंध तैयार करें, कोई भी पढ़ रहे हैं तो आप कोटेशन जरूर तैयार करिएगा। जैसे मैंने आपको विद्यार्थी जीवन अनुशासन का बता दिया, पर्यावरण प्रदूषण का बता दिया है। वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएगा, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में वहाँ वीडियो मिल जाएगी। ओके, और भी आप और किसी कुछ टॉपिक पर आपको निबंध चाहिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बता दीजिए तो मैं आपको उस टॉपिक पर निबंध समझा दूंगा। ओके, यहाँ देखिए हम एमपी बोर्ड की इसमें देखें बात करें तो पत्र लेखन का देखिए बताया जा रहा है कि आपको जो 4 नंबर मिलते हैं तो पहले संबोधन लिखने के लिए होते हैं। तो संबोधन यार जो आप इस प्रकार से ऊपर लिखते हैं, ओके, ये संबोधन वगैरह आप ऊपर करते हैं तो इसके 1 नंबर रहता है। ओके, फिर आपका विषय लिखने के लिए देखिए जो आप लिखेंगे इसके जो विषय लिखते हैं हम आपके 4 पत्रों में तो वो आपको उसके 1 नंबर रहता है। पत्र का मुख्य भाग लिखने, पत्र का मुख्य भाग इसके 1 नंबर लिखने के, और नीचे जो हमारा होता है इसके 1 नंबर, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, इस बार से आपके 4 नंबर में आपका विभाजित होता है। ओके, निबंध में तो ये दिखा हुआ है कि हर स्टूडेंट के अपने हिसाब से निबंध लिखता है तो टीचर अपने हिसाब से क्या है अब जो ओके देख कर क्या है अपने हिसाब से नंबर देते हैं।
इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको क्या है पूरी प्रैक्टिस करा दिया है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के हिंदी के पेपर की, इससे पहले 22 का पूरा बता दिया, 23 का बता दिया है। क्रम से वीडियो देखना, इसी वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ। तीनों के पेपर को आपको है सभी क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।